हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग त्रैमासिक परीक्षा का तैयारी करेंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, अगर उनको नहीं पता है भाई त्रैमासिक परीक्षा क्या है, तो बाबू आपके ये स्कूल में होता है त्रैमासिक परीक्षा, जिसे तिमाही परीक्षा भी आप लोग बोल सकते हैं। इसमें बाबू जो बोर्ड एग्जाम है ना, इसका जो क्वेश्चन है और इसका जो कॉपी है, ये कौन तैयार करता है? बिहार बोर्ड तैयार करता है। और ये जो एग्जाम है आपको अपने स्कूल में जाके देना है। और ये एग्जाम बाबू कब से है तो आपको याद रखना है 1 जुलाई के। 1 जुलाई से बाबू ये परीक्षा होने वाला है। और 1 जुलाई को बाबू कौन कौन सा विषय का परीक्षा होगा? तो 1 जुलाई से आपको याद रखना है आपका त्रैमासिक परीक्षा शुरू होगा। और इसमें 2 बाबू आपका सब्जेक्ट होगा। पहले आपका हिंदी का परीक्षा होगा, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में यानी आधा बेरा के बाद, जिसे भोजपुरी में बोला जाता है, सेकेंड शिफ्ट में आपका क्या होगा बाबू? संस्कृत का पढ़ाई होगा। मतलब सॉरी, संस्कृत का क्या होगा? परीक्षा होगा। फिर अगले दिन क्या होगा? 2 तारीख को सुबह में विज्ञान का परीक्षा होगा। और सेकंड शिफ्ट में आप लोग याद रखिएगा सोशल साइंस को। और उसके अगले दिन यानी 3 तारीख को गणित का होगा और अंग्रेजी का होगा। यानी एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट का बाबू आपका परीक्षा होने जा रहा है। तो 1 जुलाई के दिन बाबू अभी 1 जुलाई का हम लोग तैयारी करेंगे। और आज हम लोग बाबू संस्कृत के वैसे वैसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसे आप लोग याद करके जाइएगा। और बोर्ड परीक्षा में ये क्या होगा? एकदम A to Z आपका लड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको पढ़ाया जाएगा गेस करके हम बाबू लाए हैं। और बोर्ड एग्जाम नहीं, त्रैमासिक परीक्षा में 100% आपका लड़ने वाला है। तो क्या आप लोग रेडी हैं? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या आप लोग रेडी हैं। इसी प्रकार से हम लोग हिंदी भी पढ़ेंगे और बाबू संस्कृत तो अभी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ेंगे, सोशल साइंस भी पढ़ेंगे और मैथ भी हम लोग यहां पे पढ़ने वाले। यस सर, यस सर, यस सर। सभी बच्चे बोल रहे हैं जी सर, बहुत बढ़िया। क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जिनका भी परीक्षा बाबू 1 जुलाई से है, आप सभी बच्चों को जाके आपका त्रैमासिक परीक्षा स्कूल में 1 तारीख से शुरू हो रहा है और आपको बाबू त्रैमासिक परीक्षा आपको देना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, क्लास को यहां पे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये सब्सक्राइब वाला बटन वीडियो के नीचे आपको दिखाई देगा, उसको एक बार दबा दीजिए। जैसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बाबू, घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा, ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे दबा दीजिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन को ऑल पे दबाइएगा, ये जो घंटी है बाबू इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकेंगे। आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्लास शुरू हो चुका है। तो ये बिल्कुल फ्री है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8797972700। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप से मैसेज करना है कि गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाएगा। और एक छोटा सा बात आपको कर देना है, जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं एक बार आप लोग क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। देखिए परीक्षा में 80 नंबर का आपका परीक्षा होगा, पूरा 100 नंबर का नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। परीक्षा जो होगा 80 नंबर का होगा। इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है ना, कितना बनाना है? तो इसमें 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। तो आज की इस क्लास में संस्कृत का हम आपको ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवा देंगे। समझ में आ रहा है ना? 80 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, और आपका पेपर कितना नंबर का होगा? 80 नंबर का होगा। 100 नंबर का नहीं होता है त्रैमासिक, 80 नंबर का आपका पेपर होता है। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन यहां पे आ चुका है। देखिए हम आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, यहां पे 60 ही क्वेश्चन करवाएंगे इंपॉर्टेंट। और इसमें से बाबू आपका 40 जो है ना एकदम 100% लड़ जाएगा। 40 क्वेश्चन जो है एकदम आपका 100% लड़ेगा। एकदम बढ़िया से आप लोग देखिए और जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है प्लीज उसे आप लोग याद कर लीजिए ताकि 1 जुलाई के दिन आप लोग बना सके। पहला क्वेश्चन है कि भाई चारों आलसियों को कैसे निकाला गया। आपको पता है आलस का था, आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो बाबू ऐप पे हमारा क्लास चलता है, आस्क टॉपर ऐप डाउनलोड करिए। वहां पे 699 रुपए में पूरा साल आपको पढ़ाया जाएगा बढ़िया तरीका से। ऐप का लिंक जो है ना बाबू कॉमेंट बॉक्स में है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे ऑलरेडी पढ़ाई हो चुका है। देखिए चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला, तो जब आलस साला में आग लगा
लगाया गया तो सारे जितने बनावटी आलसी थे आग देख के भागे, लेकिन जो 4 सच में आलसी थे वहीं पे सोए रहे और आपस में बातें कर रहे थे। तो उनको एक नियोगी पुरुष निकालता है। कैसे निकालता है बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा, केस पकड़ के खींचते हुए उसे बाहर निकालता है। तो यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीतिकार आलस्य को क्या मानते? एक एक प्रश्न बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक प्रश्न आपको याद रखना है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो जो नीतिकार लोग होते हैं वो आलस को क्या मानते हैं? तो आपको याद रखना है शत्रु। शत्रु यानी दुश्मन। जो भी नीतिकार लोग हैं, जो भी विद्वान लोग हैं, वो आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं, क्योंकि आलस जो है आदमी को नाश कर देता है। ठीक है, तो आलस क्या है बाबू? शत्रु है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? अब यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई वास्तविक आलसी कितने थे, तो आपको याद रखना है जो वास्तविक आलसी थे ना बाबू कितने थे? 4 थे। यानी जो सच में आलसी थे बाबू वो कितने थे? तो 4 जो थे ना बाबू वो सच में आलसी थे, और बाकी सब जो थे वो धूर्त लोग थे, यानी बनावटी आलसी थे। आलस का था जब आप लोग पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि कौन है बाबू? तो आपको याद रखना है कि मैथिली भाषा के जो कवि हैं वो कौन है बाबू? विद्यापति जी हैं। एक एक प्रश्न आपको याद रखना है, बस आप लोग 60 क्वेश्चन याद रखिए, इसी में काम आपका फरिया जाएगा। मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अलस कथा पाठ किसने लिखा है, तो ये विद्यापति जी ही लिखे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गंगा देवी का समय क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका में हम आपको पढ़ाए हैं, उसी में है गंगा देवी, और इनके पति का नाम क्या है? कंपन राय है। यहां पे क्वेश्चन है बाबू कि गंगा देवी का समय क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा 14वीं सदी। ठीक है ना, ये इनका मतलब ये किन सदी की थी, यानी इनका जीवन काल किस सदी में बीता? तो 14वीं सदी में। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज की गाड़ी कैसे चलता है? एक एक प्रश्न बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको ध्यान से देखना होगा और इसे आप लोगों को याद रखना होगा। समाज की गाड़ी कैसे चलता है? तो समाज की गाड़ी, कुछ स्त्रियां समाज के लिए बेहतर काम करती हैं और कुछ पुरुष समाज के लिए बेहतर काम करते हैं, दोनों का योगदान होता है समाज को चलाने में। तो स्त्री और नारियों के सहयोग से बाबू ये समाज चलता है, केवल पुरुष इस समाज को नहीं चला रहे, स्त्रियों का भी योगदान है। तो पुरुष और स्त्रियों के सहयोग से जो समाज की गाड़ी है, यानी जो समाज हमारा है, वो बाबू चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है? बोर्ड आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछ देगा, महान से भी महान क्या है? बड़ा से भी बड़ा क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? छोटा से भी छोटा कौन है? तो आपको याद रखना है आत्मा। आत्मा जो है बाबू छोटा से भी छोटा है, बड़ा से भी बड़ा है, महान से भी महान है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि नदियां नाम और रूप को छोड़ के किस में मिल जाती है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नदियां हैं बाबू वो नाम और रूप को छोड़ के किस में मिल जाती हैं? तो नदियां नाम और रूप को छोड़ के समुंदर में मिल जाती है। इसे आप लोग याद रखिएगा, कहां मिलती है? समुंदर में। ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि नदियां नाम और रूप को छोड़ के किस में मिल जाती हैं? तो समुंदर में मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज पढ़ाया गया है ऑलरेडी, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसकी जीत नहीं होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि किसका जीत नहीं होता है। तो किसका बाबू जीत नहीं होता है? तो जो झूठ बात है, जो असत्य है, वो उसका जीत कभी नहीं होता है। जीत किसका होता है? तो जो बाबू सत्य है, जो सच्चाई है, उसी का हमेशा जीत होता है। तो किसका जीत नहीं होता है यहां पे आपसे पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा असत्य। असत्य का अर्थ क्या होता है बाबू? झूठ होता है। झूठ जो है ना बाबू ये कभी भी नहीं जीतता है। ठीक है ना, किसकी जीत होती है? तो हमेशा सत्य की होती है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे पूछा है किसकी जीत नहीं होती है, तो किसका जीत नहीं होगा? असत्य का जीत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भाई कि छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है बाबू? आत्मा। जो आत्मा है ना हमारे शरीर में रहता है, और ये छोटा से भी छोटा बड़ा से भी बड़ा है, और इसे हम अपने वश में नहीं कर सकते, अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि सत्य के मुंह से बाबू पर्दा हटाने के लिए किससे बोला गया? तो आप लोग याद रखिएगा पूसन से। किससे बाबू? पूसन से किया गया है। ए वाला जो ऑप्शन होगा एकदम बिल्कुल से हो जाएगा। और ये सारा A to Z क्वेश्चन आप लोगों को याद रहेगा। तो 1 तारीख के परीक्षा में 80 में से 40 क्वेश्चन आप लोग एकदम आराम से सही करिएगा, क्योंकि 80 में से आपको वहां पे 40 ही बनाना रहेगा। अगला क्वेश्चन
आप लोग देखिए सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो आप लोगों को हम पढ़ाए हैं सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, ये भी आपका पहला चैप्टर का है मंगलम। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ये भी आपको पढ़ाया गया कि भाई मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में बाबू 5 मंत्र हैं, आपको याद है ना, मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। और ये पांचों मंत्र बाबू किस रूप में है? तो आप लोग याद रखिएगा पद के रूप में है, ठीक है। और संस्कृत में बाबू 5 को कैसे लिखा जाता है? देखिए यहां पे लिए चतवार यानी 4, सप्त यानी 7, अष्ट माने 8, पंच यानी 5। तो यहां पे 5 संस्कृत में लिखा है, तो 5 हम लोग संस्कृत पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह से पर्दा हटाने के लिए किससे विनती किया गया है? तो पूषण से। अब यहां पे क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरमड़ेय पात्र से। हिरमड़ेय का अर्थ हुआ सोने जैसे पात्र से, ही आप लोग याद रखिएगा। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो आप लोग याद रखिएगा हिरमड़ीय पात्र से ढका हुआ है, और इसे आप लोगों को याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है वेदा हमेत पुरुषा महानतम डैड डॉट डॉट विद्यतेयान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? तो बाबू इसका हम ट्रिक बताएं, जो भी बच्चे ये याद नहीं होता है कि ये कठोपनिषद का है, कि मुंडकोप का है, कि श्वेताश्वेतोपनिषद का है, कि स्वसीयोपनिषद का है, बच्चे लोगों को याद नहीं होता। बाबू इसके लिए ट्रिक है, देखिए इसका पहला अक्षर के ऊपर क्या है? एक बाबू ये है ना आकार है, और देखिए ऐसा पहला अक्षर के ऊपर किस में है? तो आप लोग देखिए यहां पे आपको दिखाई देगा पहले अक्षर के ऊपर इसके जैसा आपको एक आकार दिखाई देगा। तो ये आप लोग ये ट्रिक होता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे लोगों को याद नहीं होता है। वेदा हमेत पुरुषा कहां से लिया गया है, ये किस उपनिषद से लिया गया? तो देखिए इसमें भी पहला अक्षर पे आकार है, इसमें भी पहला अक्षर पे आकार है, और ऐसा किसी पे भी नहीं होगा, नहीं ना है। तो ये बाबू अपना हो जाएगा श्वेताश्वेतोपनिषद, ठीक है। ऐसे आप लोगों को ट्रिक से याद रखना, अगर आप लोग हमसे पढ़िएगा तो हम भी आप लोगों को ट्रिक से काफी अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे। आप लोग क्या कर लीजिएगा, हमारा ग्रुप में जुड़ जाइएगा, शुरू में नंबर दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मंगलम पाठ कहां से संकलित है? मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? तो जो मंगलम पाठ है बाबू आप लोग याद रखिएगा उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? उपनिषद से ही आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अड़ो अड़ियान महतो डॉट डॉट महिमा नमात्मन मंत्र कहां से लिया गया है? अब ये सब बच्चे लोगों को याद नहीं होता है भाई कहां से, तो इसका भी बाबू ट्रिक है, जैसे उसको पढ़े थे ना वेदा हमेत पुरुषा, उसी प्रकार यहां पे देखिए अड़ो अड़ियान महतो महियान डॉट डॉट कहां से लिया गया? तो देखिए दूसरा अक्षर पे ही आपको आकार दिखाई दे रहा है, दूसरा अक्षर पे ही आकार दिखाई दे रहा है ना। देखिए ऐसा आकार दूसरा अक्षर पे कहां है? देखिए पहला अक्षर दूसरा अक्षर, दूसरा अक्षर पे ये बाबू आकार आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा बाबू किस में जाएगा? तो ये जाएगा कठोपनिषद। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, बिल्कुल ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ज्यादा आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं अड़ो अड़ियान डॉट डॉट महिमा नमात्मन मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? तो ये लिया गया है कठोपनिषद। अगला क्वेश्चन देखिए नदियां नाम और रूप को छोड़ के किस में मिलती है? तो जो नदियां हैं बाबू नाम और रूप को छोड़ के कहां जाके मिलती है? तो जितना भी नदी बहती है जाके बाबू समुंदर में ही मिलती है। कहां मिलती है? समुंदर में। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है ग्राम्यो महानगर भविष्यति किसने कहा? बाबू वो कौन थे जो बोले थे भाई कि ये जो ग्राम है यानी जो ये गांव है आने वाले समय में महानगर बनेगा? ये कौन बोले थे? तो आपको याद है भगवान बुद्ध बोले थे। भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र में बार बार आते थे, पाटलिपुत्र यानी पटना। जब आप लोग संस्कृत पढ़िएगा तो जानिएगा हम ऐप पे पहले पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो बाबू एग्जाम बाद हम बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे, तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। यहां पे क्वेश्चन है ग्राम्यो महानगर भविष्यति किसने कहा कि ये जो गांव है आने वाले भविष्य में महानगर बनेगा? तो बाबू महात्मा बुद्ध बोले थे। महात्मा बुद्ध बोलिए, या इनका नाम है भगवान बुद्ध, ये भी नाम से आप लोग बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? प्रांत का अर्थ होता है राज्य। और बाबू यहां पे देखिए पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो पटना। पटना का पुराना नाम पटना पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अब यहां पे क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी यानी किस राज्य की राजधानी है? तो आप लोग याद रखिएगा पटना जो है ये बिहार राज्य की राजधानी है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, A to Z आपको याद रखना है। बस आप लोग ये 60 क्वेश्चन याद करके चले जाइए और 40 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये गारंटी है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? ये भी हम आपको बताए थे, एक राजशेखर है जो काव्य मीमांसा लिखे, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। और दामोदर गुप्त जो है कुट्टी निम्मत काव्य लिखे हैं। जो दामोदर गुप्त हैं ये क्या लिखे हैं? कुट्टी निम्मत काव्य लिखे हैं। यहां पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे? ये भी आपको पढ़ाया गया है।
कि जो मेगास्थनीज थे ये पटना किसके समय में आए थे? तो मेगास्थनीज पटना आप लोग याद रखिएगा किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। और जो मेगास्थनीज थे बाबू ये कौन थे? तो ये यूनान के राजदूत थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाटल पुष्पों की पुलकिता की रचना के आधार पे पटना का कौन सा नाम है? तो पाटल पुष्पों की पुलकिता के आधार पे बाबू पटना का कौन सा नाम रखा गया? तो आप लोग याद रखिएगा पाटलिपुत्र रखा गया। ठीक है, एक एक प्रश्न बाबू इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, यानी आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है। अब भी एग्जाम बाद बाबू हम पूरा एकदम शुरू से पढ़ाएंगे, आप लोग एकदम जुड़ के बढ़िया तरीका से अपना फ्री में तैयारी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो पटना में बाबू कैमुदी महोत्सव कब मनता था? तो आप लोग याद रखिएगा पटना में जो कैमुदी महोत्सव है कब मनाया जाता था? तो आप लोग याद रखिएगा गुप्त वंश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो गुप्त वंश के शासनकाल में कैमुदी महोत्सव मनता था। और ये किस ऋतु में मनता था? तो आप लोग याद रखिएगा शरद ऋतु में। किस ऋतु में? तो ये शरद ऋतु में मनता था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था, पहले लोग उसे पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र बोलते थे, लेकिन फिर पाटलिपुत्र से लोगों ने पटना पटना बोलना शुरू किया। कब, किस काल में? तो आप लोग याद रखिएगा मध्यकाल में। मध्यकाल में बाबू क्या हुआ? पाटलिपुत्र पटना बन गया, तब से लोग जो है पटना पटना बोलते हैं, और आज भी हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? पटना पटना ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पटना का जो इतिहास है बाबू कितना वर्ष पुराना है? तो आपको याद रखना है 2500 वर्ष। पटना का जो इतिहास है यह 2500 वर्ष पुराना इतिहास है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो ये भी बाबू आपको पढ़ाया गया है कि जो भारत महिमा पाठ है उसमें कितने मंत्र हैं? तो भारत महिमा पाठ में बाबू 5 मंत्र हैं। ठीक है ना, पहला मंत्र जो है विष्णु पुराण से लिया गया, दूसरा भगवत पुराण से लिया गया है, और 3 आधुनिक मंत्र है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी टोटल इसमें 5 मंत्र हैं, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गयंती देवा पुरुषा सुरत्वात, यह पद किस पुराण से लिया गया है? तो ये बाबू गयंती देवा जो है ना भारत महिमा पाठ का पहला श्लोक है, और यह लिया गया है विष्णु पुराण से। कहां से लिया गया है? तो यह विष्णु पुराण से लिया गया है। यहां पे बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक प्रश्न बाबू इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत भूमि यानी हमारी मातृभूमि कैसी है? तो हमारी भारत भूमि बाबू कैसी है? तो हमारी भारत भूमि जो है ना विशाल है, बहुत ही बड़ी है, निर्मल है, ठीक है ना, और यहां पे वत्सला है, ममतामयी है। यानी भारत भूमि जो है ना बहुत सुंदर है, ममतामयी है, ये आप लोग याद रखिएगा इनमें से सभी। यहां पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके गीत देवता भी गाते? वो कौन सा देश है जिसका गीत जो है ना देवता भी गाते हैं? तो जहां भी देश का नाम आएगा ये आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा, ये हम आपको ट्रिक बता देते हैं। जहां भी देश का नाम पूछेगा तो आपको आंख बंद करके भारत पे टिक करना है, क्योंकि एक ही देश के बारे में पढ़ना है, वो भारत। ठीक है ना, तो जब भी पूछेगा वो कौन सा देश, कौन सा देश, कोई भी क्वेश्चन हो अगर उसमें देश पूछे तो आंख बंद करके भारत पे आपको टिक कर देना, भारतवर्ष। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा भारतवर्ष के जो गीत हैं वो देवता भी गाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा पाठ का पहला जो श्लोक है वो है गयंती देवा, और दूसरा श्लोक है वो है अहो अमीसा किमकारी। तो पहला श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है, और जो दूसरा श्लोक है वो भगवत पुराण से लिया गया। तो भगवत पुराण कहां है? यहां पे बी वाला है। आपको पढ़ाएंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा हम आपको पढ़ाएंगे एग्जाम बाद, आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? यहां भी आप लोग देखिए देश का नाम आ रहा है, तो हम बाबू आपसे ट्रिक से बता दिए कि अगर देश का नाम बोलेगा तो किस देश का नाम पे आप लोग टिक करिएगा? तो आप लोग याद रखिएगा भारत। ठीक है, यहां पे सी वाला, बस देश का नाम आएगा ना आंख बंद करके भारत पे टिक करिएगा, संस्कृत में केवल। ठीक है, संस्कृत में आंख बंद करके भारत पे टिक करिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा कोई भी एग्जाम में, फाइनल हो चाहे कौन हो। किसकी महिमा, किस देश की महिमा सर्वत्र यानी सभी जगहों पे गाई जाती है? तो भारत की जो महिमा है ना सर्वत्र सभी जगहों पे गाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस देवता लोग किस देश का गीत गाते हैं? फिर आ गया देश का नाम। तो भाई देवता लोग किस देश का गीत गाते हैं? तो जहां भी देश का नाम पूछे कि भाई देवता लोग जो हैं वो किस देश का गीत गाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा भारत। जहां भी देश का नाम पूछे आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा भारत। अगर पटना का नाम पूछे, शहर का नाम पूछे तो पाटलिपुत्र या पटना, दूगो आप लोग ये ट्रिक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन गीत गाते हैं? भाई गीत कौन गाता है?
तो आप लोग याद रखिएगा देवता। गीत गाना यानी बड़ाई करना। भारत की बड़ाई कौन करते हैं? तो खुद देवता लोग करते हैं। देवता लोग कहां जन्म लेने के लिए तरसते हैं? तो भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ठीक है, तो कौन गीत गाते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा देवता। जो देवता लोग हैं ना बाबू, ये गीत गाते हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और किस देश का गीत गाते हैं? तो भारत का। अगला क्वेश्चन है सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो सुलभा बाबू किस ग्रंथ में है? ये तीसरा चैप्टर का है, संस्कृत साहित्य लेखिका। सुलभा जो है ना बाबू, इनका नाम जो है ना महाभारत में आता है। ठीक है ना, किस में आता है? महाभारत में आता है। महाभारत में इनका नाम आता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? जब आलसियों का परीक्षा लिया गया, आलसशाला में आग लगा दिया गया, तो कितने लोग नहीं भागे? तो आलसशाला में जब आग लगाया गया तो उसमें 4 जो सच में आलसी थे ना, ऊपर आग लगा है, लो नीचे सो के आपस में बात कर रहा था। ठीक है, तो आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो आप लोग याद रखिएगा जो 4 सच में आलसी थे वो नहीं भागे, वो वहीं पे सो के आपस में बातें कर रहे थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो बीरेश्वर बाबू कैसे थे? तो बीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे और ये बाबू दयावान थे। कैसे थे? तो ये दयावान थे। बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिथिला के मंत्री कौन था? आ गया ना यहां पे मिथिला के भाई मंत्री कौन थे? तो मिथिला के मंत्री कौन थे? बीरेश्वर, जो बहुत ही ज्यादा दानशील दयावान थे। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो अलस कथा जो पाठ है ना बाबू, ये किस प्रकार का है? तो व्यंग्यात्मक है। लोगों पर व्यंग मारने के लिए, जो आलसी लोग होते हैं ना, उन पे ताना कसने के लिए कहानी लिखा गया और हम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो आलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो आप लोग याद रखिएगा व्यंग्यात्मक है, यानी जो आलसी लोग हैं ना उनको ताना मारने के लिए कहा मतलब ये लिखा गया है कथा। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? यानी जो अलस कथा पाठ है इसमें किस दोष के बारे में दिखाया गया है? तो अलस कथा पाठ में आप लोग याद रखिएगा आलस यानी आलसी लोगों के दोष को बताया गया है। आलस दोष का वर्णन किया गया है। ए वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो वराहमिहिर बाबू कौन सा ग्रंथ लिखे हैं? तो व से वराहमिहिर और व से बृहत संहिता। तो ये आप लोग याद रखिएगा, व से वराहमिहिर और व से बृहत संहिता। आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक से पढ़ाया जाएगा, सारा चीज आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है? तो वेद रूपी शास्त्र बाबू कैसा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा नित्य होता है। कैसा होता है? नित्य। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हमारा शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? शास्त्र यानी जो हम लोगों का धर्म ग्रंथ है। तो जो धर्म ग्रंथ है वो मानव को क्या सिखाता है कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, यानी क्या आपको करना चाहिए, क्या आपका कर्तव्य बनता है और क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता। ये कौन सिखाता है? तो ये हमारा शास्त्र सिखाता है। तो कर्तव्य अकर्तव्य, यहां देखिए कर्तव्य अकर्तव्य यानी क्या सही है और क्या गलत है, ये कौन सिखाता है? तो हमें शास्त्र सिखाता है। और ये शास्त्र बाबू किसको सिखाता है? तो मानवों को सिखाता है। मानव में क्या आएंगे? स्त्री भी आएगी, पुरुष भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यभट्ट किसकी रचना की है? तो आर्यभट्ट जो है बाबू आर्यभट्टियम। ठीक है ना, आर्यभट्टियम किसने लिखा है? तो आर्यभट्टियम है ना, तो आर्यभट्टियम खुद आर्यभट्ट लिखे हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, आर्यभट्ट जो है वो आर्यभट्टियम मतलब आर्यभट्टियम किसने लिखा है? तो खुद आर्यभट्ट लिखे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो जो गौतम बुद्ध थे वो न्याय के बाबू प्रतीक थे, अन्याय किसी पे नहीं होने देते थे। तो ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड में बहुत आता है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा गौतम। ठीक है ना, गौतम बुद्ध या गौतम यहां पे नाम देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? वो कौन सा ग्रंथ है जो बाबू कर्म कांड का वर्णन करता है? तो आप लोग याद रखिएगा यहां पे कल्प, जो कल्प है ना बाबू, ये कर्म कांड का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? यानी जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है ये रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा अयोध्या कांड। किस कांड से लिया गया है? तो ये अयोध्या कांड से लिया गया, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि हैं कालिदास, क्योंकि मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी हैं और ये किस में है? तो रामायण में है। और रामायण बाबू कौन लिखे हैं? तो कालिदास भी लिखे हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या सॉरी कालिदास यहाँ पे गलती से लगा दी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा, क्योंकि रामायण कौन लिखे हैं, वाल्मीकि जी लिखे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, यानी वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ लिया गया है, तो जिसमें राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वही पाठ लिया गया है, और उस पाठ का नाम क्या है, मंदाकिनी वर्णन। अभी अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आप लोग बस याद कर लीजिए, आने वाला समय में आप लोग अगर हमसे लाइव पढ़िएगा तो सारा चीज हम आपको बढ़िया तरीका से पढ़ा देंगे, एक एक चैप्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, तो कालिदास ने भी मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा होता है, जो हिरण जो है, मृग बोला जाता है हिरणों को, हिरण जब आके बाबू मंदाकिनी नदी की पानी पीती हैं तो पानी कैसा हो जाता है बाबू, गंदला हो जाता है, गंदला या कलुषित, यानी काला पड़ जाता है, गंदला हो जाता है, कलुषित हो जाता है, सी वाला ऑप्शन राइट होगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसे संबोधित करता है, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में जो राम जी है ना, वो अपनी पत्नी सीता जी को मंदाकिनी नदी के खूबसूरती के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। तो किसको संबोधित करते हैं, तो जो राम जी हैं वो सीता जी को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, और सीता जी को क्या दिखाते हैं, मंदाकिनी नदी का शोभा दिखाते हैं। तो राम सीता को संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिससे व्यक्ति का नाश हो जाता है, वो कौन से काम करने पे बाबू आदमी नरक में जाता है। नरक में जानते बहुत बड़ा तेल का एगो क्या है बाबू, कढ़ाई है, और इसमें तेल बहुत ज्यादा दिन से गर्म हो रहा है, और जो भी गंदा काम करेगा, गलत काम करेगा, उसको क्या किया जाएगा, मछली जैसे हम लोग फ्राई करते हैं, फेंक देते हैं तेल में, एकदम बढ़िया से चुटपुटा जाता है, वैसे ही जो आदमी गलत काम करेगा उसको उठा के कहली कढ़ाई में बढ़िया तरीका से फ्राई हो जाएगा, और फिर उसको निकाला जाएगा, फिर उसी को उसमें फेंका जाएगा, फिर निकाला जाएगा, फिर उसको उसमें फेंका जाएगा फ्राई होने के लिए। लेकिन आदमी मरेगा नहीं, यहां पे तो आदमी मर जाता है ना, लेकिन ऊपर में नहीं मरेगा, खाली बस चिल्लाएगा उसमें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गंदा काम आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना, जो अच्छा काम है वही आपको करना है। तो जान लीजिए क्या होगा। नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिससे व्यक्ति का नाश हो जाता है, तो नरक के द्वार 3 प्रकार के होते हैं। नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है काम, इसका अर्थ आप लोग जान लीजिए, और दूसरा होता है क्रोध, ठीक है, ये आपके संस्कृत में दिया है, और तीसरा दिया है लोभ यानी लालच, ठीक है ना। पहला काम, दूसरा क्रोध, अगर ज्यादा कोई गुस्सा करता है, तीसरा अगर लोभ है आदमी के पीछे, तो इससे तीनों काम करने से आदमी जो है ना नरक में जाएगा। तो नरक के द्वार कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगला देखिए, धर्म की रक्षा किससे होता है, तो धर्म की जो रक्षा है बाबू आप लोग याद रखिएगा, सत्य से होता है। धर्म की रक्षा किससे होता है, तो धर्म की रक्षा जो होता है वो सत्य से होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो नीति श्लोक का जो पाठ है बाबू ये किस ग्रंथ से संकलित है, कहां से लिया गया है, तो नीति श्लोक का पाठ आप लोग याद रखिएगा, विदुर नीति से लिया गया है। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो कितने दोषों को त्यागना होगा, तो 6 दोषों को त्यागना होगा। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, ठीक है ना, दीर्घ सूत्रा, ये 6 दोषों को त्यागना होता है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले ये 6 दोष त्यागिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, परम तृप्ति देने वाला क्या, हमें परम तृप्ति किससे मिलेगा, तो आप लोग याद रखिएगा विद्या से। अगर आप पढ़िएगा तो आपको परम तृप्ति मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अपृष्टो बहुभाषते किसकी युक्ति है, किस पाठ की युक्ति है, अपृष्टो बहुभाषते, तो आप लोग याद रखिएगा नीति श्लोक का पाठ किए, अपृष्टो बहुभाषते। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर घर की शोभा कौन है, तो नीति श्लोक का पाठ के आधार पे बाबू घर की शोभा कौन होती है, तो घर की शोभा जो होती है ना स्त्रियां होती है। कौन होती है बाबू, घर की जो शोभा होती है वो स्त्रियां होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। विद्या की रक्षा किससे होता है, तो भाई जो विद्या है इसकी रक्षा किससे होता है, तो विद्या की जो रक्षा होता है ये बाबू योग से होता है। योग का अर्थ क्या होता है, अभ्यास, क्या बाबू, अभ्यास, इसे आप लोग याद रखिएगा। बार बार बोलते हैं ना बाबू रिवीजन करो, रिवीजन इंग्लिश में, हिंदी में अभ्यास, संस्कृत में क्या होता है, योग, ठीक है। यानी डेली डेली योग करिएगा, डेली डेली अभ्यास करिएगा, रिवीजन करिएगा तो पढ़ाई आपको याद रहेगा। अगर आप लोग योग नहीं करिएगा, अभ्यास नहीं करिएगा, रिवीजन
नहीं करिएगा, पढ़ाई आपके दिमाग में से कब निकल के भाग जाएगा कोई भी यहां पे नहीं समझ में आएगा। अब भी आप लोग 10th में हैं तो चैप्टर का नाम याद है, अब भी आप लोग 8वां क्लास का चैप्टर का नाम पूछा जाएगा नहीं पता होगा, अगर बोला जाएगा साइंस का एक जितना भी चैप्टर उसका नाम बताइए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग रिवीजन करना छोड़ दिए, यानी योग करना छोड़ दिए, अभ्यास करना छोड़ दिए, इसीलिए भूल गए। तो विद्या की रक्षा किससे होता है बाबू? योग से। ये जो 60 क्वेश्चन है ना बाबू, इसे आप लोग घोल के पी जाओ, ठीक है, इसे आप लोग घोल के पी जाइए और 1 तारीख को पेपर देने जाइए, 100% मजा आएगा। पूरा आप लोग यहां पे बना के आइएगा। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो बाबू आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8797972700। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी भी करवाया जाता है यहां पे। अगर आपको कोर्स लेना है तो मात्र 699 रुपए हमें पूरा साल के लिए ले सकते हैं। अभी से ही बाबू आप लोग मतलब उसमें नोट्स, पीडीएफ, फिर ऑनलाइन टेस्ट, सारा चीज का व्यवस्था रहता है, आप लोग कर सकते हैं। ऐप का लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि जब भी क्लास हो, डेली शाम में 7 बजे बाबू क्लास होता है, तो डेली शाम में 7 बजे आप लोग हमसे जुड़िए, पढ़ाई करिए काफी अच्छी तरीके से। हम आपको बढ़िया तरीका से पढ़ाएंगे, मस्त तरीका से, A to Z सारा चीज आपको समझ में आएगा। और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ये आप लोग याद करके जरूर जाइएगा, ठीक है ना, भरोसा करते हैं तो ये आप लोग याद करके जाइएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।